See what exactly he told. If you take a curve, for example, if you are taking parabola, so all of you know that ki parabola we can express in the term of the some parametric. That is the 80 square comma 280, something like this we can write it. This way we can write. अगर आपको पैराबोला लिखना है तो आप 80 स्क्वायर कामा 280 ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखिए, या तो आप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखिए, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर कामा y इक्वल टू 280. ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग चीज नहीं होता है, दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब यहां से आप t एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा. तो कॉची ने क्या किया कि इस लॉजिक को यूज करके एक एक्सप्रेशन बनाया. कैसे बनाया दिखाता हूं. उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान लें कि x इक्वल टू एफ ऑफ टी है और y इक्वल टू जी ऑफ टी है, ऐसे ले लें. x इक्वल टू एफ ऑफ टी ले लिया और y इक्वल टू जी ऑफ टी ले लिया, और कोई एक कर्व है, ये कौन सा कर्व है मुझे नहीं मालूम, बट कोई एक कर्व है ऐसे कुछ. ऐसे यहां पे एक पॉइंट ले लिया और यहां पर भी एक पॉइंट ले लिया, ये दो पॉइंट. इसको बोला उन्होंने कि ये x कुछ x कामा y है जिसपे x की वैल्यू ये आ गई f ऑफ a कामा f ऑफ b. बात समझ आ रही है? ये f ऑफ a कामा f ऑफ b लिख सकता हूं. याद रखिए ये नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने, आई एम सॉरी. यहां पे t की वैल्यू जो है a ले लिया, t की वैल्यू a ले लिया, और यहां पे t की वैल्यू b ले लिया. अगर ये t a है, t इक्वल टू a है इस पॉइंट पे, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा f ऑफ a, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा g ऑफ a. तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा f ऑफ a कामा g ऑफ a. उसी टाइप से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा f ऑफ b कामा g ऑफ b. ये बात समझ में आई आप लोग को यहां तक? भाई कोई एक पॉइंट है जहां पे t की वैल्यू यहां पे a है और यहां पे t की वैल्यू b है, तो हमें तो x और y कोऑर्डिनेट में चाहिए, तो हमने ये लिख लिया. अब आप सोचिए कि अगर मैं इसको कॉर्ड ज्वाइन कर दूं तो इस कॉर्ड का स्लोप अब क्या होगा? ये होगा g ऑफ b y2 माइनस y1 g ऑफ b माइनस g ऑफ a डिवाइडेड बाई f ऑफ b माइनस f ऑफ a. आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. अब इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते जाइए तो श्योरली एक पॉइंट आएगा जहां पे टेंजेंट जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा. और इस पॉइंट को हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये C है, t इक्वल टू C है. ये पॉइंट t इक्वल टू C है. तो इस पॉइंट पे जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इसके इक्वल होगा. इस लाइन पे स्लोप कैसे निकालेंगे आप? dy बाई dx एट t इक्वल टू C. dy बाई dx क्या होगा सोचिए? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt एट x t इक्वल टू C. बात समझ आ रही है? तो dy बाई dt कितना हो जाएगा भाई? g डैश t, बट c पे निकालना है तो इसलिए हो जाएगा g डैश c डिवाइडेड बाई f डैश c. कुछ बात समझ में आ रही है? अरे भाई dy बाई dt कितना हो जाएगा? g डैश t, बट हम t इक्वल टू c पे बात कर रहे हैं तो g डैश c लिख देंगे, और ये f डैश t हुआ तो f डैश c लिख देंगे, और ये दोनों इक्वल होंगे. यही होता है कॉचीज थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, दो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस और a और b के बीच में डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम ऐसे एक C पॉइंट श्योरली होगा जहां पे g डैश c बाई f डैश c इक्वल टू gb माइनस ga डिवाइड बाई fb माइनस fa. आप उल्टा भी लिख सकते हैं, f डैश c बाई g डैश c इक्वल टू fb माइनस fa डिवाइड बाई gb माइनस ga. हमें तो फाइनल रिजल्ट से मतलब है.
अगर x और a और b के बीच में f और g दो फंक्शन हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं, तो g डैश सी बाई एफ डैश सी होगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a डिवाइड बाई f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसको अगर आप ऐसे, ये तो प्रॉपर वे से मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, आप विदाउट दिस ओरल भी कर सकते हैं। एफ एक्स एक फंक्शन है, ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, और जी डैश सी क्या होगा, जी बी माइनस जी ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यही आ जाएगा। बात समझ में आ रही बात? तो एक्चुअली इट वाज नॉट डिराइव बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इट वाज डिराइव प्रॉपर्ली बाय द सेपरेट वे। इस तरह से हम सेपरेट इसको डिराइव कर सकते हैं। यही होता है कॉचीज थ्योरम। अब यही कॉचीज थ्योरम जो कि लैग्रेंजम बन जाएगा अगर आपका एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स है। अगर आपका एफ एक्स एक्स है तो सोचिए क्या होगा, अगर एफ एक्स एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ डैश सी तो 1 हो जाएगा क्योंकि एफ डैश एक्स 1 हो जाएगा, और एफ बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका जी डैश सी इक्वल टू जी बी माइनस जी ए डिवाइड बाई बी माइनस ए आ जाएगा। ये लैग्रेंजम बन गया। और यहीं पे एफ बी और जी बी और जी ए दोनों इक्वल हैं तो ये रोल्स थ्योरम बन जाएगा। यही सारे थ्योरम का मतलब ओवरऑल वी कैन से दैट कि इट कैन कवर ऑल द थ्योरम्स इंक्लूडिंग रोल्स एंड लैग्रेंजम। अरे कुछ बात समझ में हो गई आपकी? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, तो ये टोटल आपका मीन वैल्यू थ्योरम था। और अब इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको इसको एप्लीकेशन रूट्स निकालने में दिखाऊंगा कि कैसे रूट्स का एनालिसिस, इसको यूज करके हम लोग कैसे रूट्स का एनालिसिस करते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू रोट इट। इफ यू स्टिल राइटिंग प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। चलिए नोट कीजिए। इफ लेट एफ 0 to 4 मैप टू कैपिटल आर बी डिफरेंशिएबल for AB belongs to R, prove that f square 4 minus f square 0 is equal to 8fa into f dash b। A और B रियल में नहीं, सॉरी, ए और बी 0 और 4 के बीच में, डोमेन के बीच में है, 0 और 4 के बीच में है। तो आपको प्रूफ ये करना है Is it done? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, चुन्नू मुन्नू।
हो गया। चलिए देखते हैं ना, हमें चाहिए एफ डैश बी, बी ए 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं लैग्रेंज से कि एफ डैश बी श्योरली एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 होगा। ठीक, हमारे पास f4 माइनस f0 आ गया, लेकिन हमें चाहिए f स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0, तो हमारे पास f4 प्लस f0 भी आना चाहिए। याद कीजिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, व्हाट एग्जैक्टली इट सेज कि अगर 0 और 4 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे f4 प्लस f0 बाई 2 की वैल्यू वो हो जाएगी, और इसको पॉइंट को हम मान लेते हैं f ऑफ a। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया। f डैश b इंटू एफ डैश ए सॉरी एफ ऑफ a इक्वल टू एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। यही हमें प्रूफ करना था। कितने लोग का हो गया था? अरे समझ में आया भाई? नेक्स्ट, if f is differentiable and continuous for all x, and if f of 1 equal to minus 2 and f dash x is always greater than equal to 6 for all x element of 1 to 6 नहीं 6 नहीं, greater than equal to 2, greater than equal to 2 for all x between 1 and 6, then find least value of f of 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग कर लिए हैं। डन। चलिए F1 दिया है, F6 पता करना है, 1 और 6 के बीच में इंफॉर्मेशन, तो हम कहेंगे 1 और 6 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे f डैश 6c विल बी इक्वल टू f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 बाई 6 माइनस 1 होगा। लेकिन c जो है 1 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, और 1 और 6 के बीच में f डैश x कोई भी x हो 1 और 6 के बीच में, उसका डेरिवेटिव हमेशा 2 से बड़ा है। इसका मतलब यह हो गया कि f डैश c भी 2 से बड़ा ही रहेगा। मतलब f ऑफ 6 माइनस f ऑफ 1 की जगह -2 लिख सकते हैं, तो +2 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो f6 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - 2 8। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ 6 विल क्या होगा? 8 होगा। आंसर विल बी 8। इज दिस क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कर सकते हैं आप। एक और देख लीजिए छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहां गया क्वेश्चन? नेक्स्ट वन,
if f and g are continuous and differentiable for x element of close A to B, continuous and differentiable for x element of close A to B, then prove that there will exist at least one value of C element of A to B where determinant of f of A, f of B, g of A, g of B will be equal to B minus A into determinant of f of A, g of A, f dash C, g dash C. स्टार्ट हो जाइए। ओके, लेट्स सी। हमें फंक्शन ही डिजाइन करना होता है और कुछ करना होता नहीं है क्वेश्चन में। यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें फंक्शन कैसा डिजाइन करना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि दोनों डिटरमिनेंट में देखिए एफ ए, ये फर्स्ट कॉलम जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, हाँ सेकेंड कॉलम चेंज हो जा रहा है। तो हम एक फंक्शन नया बना लेते हैं फाई एक्स, जो कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनाता हूं मैं, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एंड एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये ले लिया। ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में मैंने फंक्शन बना दिया। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है ए और ए बी के बीच में हमें लैग्रेंजम लगाना है, तो हम ये कहेंगे कि फाई डैश देयर विल बी सी पॉइंट फाई डैश सी, जहां पे इक्वल होगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। फाई डैश सी क्या होगा, पहले तो बात है कि फाई डैश क्या होगा। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन अगर थोड़ा सा याद हो आपको, मैंने डिफरेंशिएशन में थोड़ा आइडिया दिया था कि किसी एक फंक्शन एक कॉलम का डिफरेंशिएशन कीजिए प्लस सेकंड कॉलम का, या रो से, चाहे आप रो के अनुसार चलिए चाहे आप इसके कॉलम के अनुसार चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मैं कॉलम के अनुसार चल रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कॉलम 0 0 एफ एक्स, सेकेंड कॉलम प्लस फर्स्ट कॉलम एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कॉलम एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ये आ गया। अब फाई डैश सी चाहिए हमें, फाई डैश सी, याद रखिए ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि कभी भी सारे एलिमेंट किसी रो के 0 हो या फिर सारे एलिमेंट किसी कॉलम के 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये तो 0 हो गई, और ये वैल्यू जो हो गई आपकी वो हो गई
आपकी एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, और यहां पे फाई डैश सी जी डैश सी, और फाई बी की वैल्यू क्या हो गई, फाई बी की वैल्यू हो गई आपकी एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी। तो यहां पुट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एफ डैश सी जी डैश सी इज इक्वल टू ये फाई बी की वैल्यू, ध्यान दीजिए बी यहां पुट करेंगे तो यहां बी आ जाएगा, तो हम कहेंगे एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एंड दिस विल बी क्या आएगा, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस फाई ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए दैट इज 0, क्योंकि दोनों कॉलम सेम है, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, प्रूफ हो गया। अब यहां से जो वैल्यू आएगी, कुछ गड़बड़ किया नहीं क्या, हाँ बी माइनस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। हैव यू अंडरस्टैंड? मैं देखिए ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि कुछ इस टाइप से स्ट्रेंज टाइप के क्वेश्चन लुकिंग आएंगे तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो दिस वाज द योर मीन वैल्यू थ्योरम। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। मेनली इसका रूट्स फाइंडिंग और इनइक्वालिटी प्रूव में जो है एप्लीकेशन होता है। तो रूट्स तो आप लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर क्यूबिक आ जाता है, बाई क्वाड्रेटिक आता है, तो रूट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा रोज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो थोड़ी देर नोट करना बंद कीजिए और इस पर कंसंट्रेट। कोई थ्योरम, कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, रिमेंबर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो इट विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट। उसके एक तो मिनिमम रियल रूट होगा। और अगर ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, देन देयर मे बी कि 0, देयर इज चांस दैट नो रियल रूट्स। ये मालूम है ना आपको? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर के प्लस इंफिनिटी तक जाता है, या फिर प्लस इंफिनिटी से शुरू होकर के माइनस इंफिनिटी तक जाता है, कि वो डिपेंड करता है कि क्या उसका जो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सपोज कर लीजिए मैं ये आपसे कहूं कि एफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 7 प्लस x प्लस 5, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर के प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ये चीज तो क्लियर है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी जाएगा। अब इसके बीच में क्या होता है ये देखना है। तो जब ये यहां से यहां जाएगा, डिसकंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता, तो श्योरली एक बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जब भी कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वही बोलते हैं वो उसका रूट्स है, वही उसका एक रूट है। तो मिनिमम एक रूट तो आएगा, मिनिमम एक रूट तो आएगा। हां, एक से अधिक रूट कब हो सकते हैं? जब फंक्शन का ग्राफ टर्न करेगा, अदरवाइज एक से अधिक फंक्शन रूट्स नहीं हो सकता। इसका कोई भी ऑड डिग्री का एक रियल रूट तो कंफर्म है। अब एक से अधिक होने के लिए ग्राफ के अंदर मैक्सिमा या मिनिमा फॉर्म होना चाहिए। देखिए, अगर ये ऐसे गया और फिर नीचे आया और फिर ऊपर आया, तो हम कहेंगे कि इसके पास कितने रूट्स हो गए? 1 2 3, 3 रियल रूट्स हो गए। एक तो होगा ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 3-4 बार टर्न कर ले,
तो जितनी बार टर्न करेगा उतने चांसेस बनेंगे रूट। टर्न करना मतलब 100% रूट की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि ग्राफ ऐसे भी तो टर्न कर सकता है भी। ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है और टर्न किया और फिर टर्न किया और फिर ऊपर चला गया। तो जब टर्न करे वो टर्न करने पे नीचे आना चाहिए। अगर ऊपर के ऊपर ही टर्न करके चला गया तो फिर रूट तो तब भी एक ही रूट हुआ। कुछ बात समझ आ रही है? मतलब जब ग्राफ टर्न करता है तो फिर रूट्स, एक्स्ट्रा रूट आने के चांसेस बनते हैं। और जब ग्राफ टर्न करता है वहां पे रोल्स थ्योरम थोड़ा सा अपना प्रभाव डाल सकता है, मतलब वो इफेक्ट, उससे हम थोड़ा इसको एनालाइज कर सकते हैं। जब भी किसी फंक्शंस का एक से अधिक रूट है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें कुछ नोट करने का नहीं है, ये सब आपने इक्वेशंस टॉपिक में पढ़ा होगा अच्छे से। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको। कोई भी एक ग्राफ, कोई भी एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू 0, अगर इसने बोल दिया कि इसके पास भाई दो रियल रूट है, दो रियल रूट है, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर दो रियल रूट है, सपोज कर लीजिए ये अल्फा रूट है और ये बीटा रूट है, मतलब साफ सी बात है कि एफ अल्फा और एफ बीटा दोनों ही 0 होंगे और दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो श्योरली अल्फा और बीटा के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। नहीं बात समझ में आई? पहले हम ये मान लेते हैं कि इसके दो रूट हैं। अगर इसके दो रूट हैं तो ये दोनों अल्फा और बीटा पे ये इंटरसेक्ट करेगा, और जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो एफ अल्फा एफ बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा, सो देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन अल्फा एंड बीटा वेयर एफ डैश एक्स विल बी 0। कोई चीज नया नहीं बता रहा हूं, आपको मालूम है। कुछ बात समझ में आई? मतलब अगर किसी फंक्शन, जैसे सपोज कर लीजिए कोई एक फंक्शन आपको दिया गया x पावर 5 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी ने आपसे कहा कि प्रूव दैट इट हैज ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट। ध्यान दीजिएगा, अभी नोट करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई भी बुक उठाएंगे। प्रूव दैट इट हैज ओनली वन रियल रूट। अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जाइए। कौन सा मेथड? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मतलब यह है, हमें यह प्रूफ करना कि इसके पास एक ही रियल रूट है। हम इसका अपोजिट सोचेंगे। हमने मान लिया कि इसके पास दो रियल रूट्स हैं। कितने रियल रूट है? दो रियल रूट हमने मान लिया। यह प्रूफ करने बोला है एक ही रियल रूट है, हमने मान लिया दो रियल रूट है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दूं तो 100% एक ही रियल रूट होगा, क्योंकि ये 8 डिग्री पॉलिनोमियल है, एक तो होगा ही होगा। कुछ भी बात समझ आ रही है? तो हमने मान लिया इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमने इसको माना इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और इस फंक्शन को हमने एफ एक्स ले लिया। ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा विल बी इक्वल टू 0। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? एफ अल्फा एफ बीटा इक्वल टू 0 जो मैं लिख रहा हूं, ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लाइन? यू शुड रिस्पॉन्ड इट। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा ओके इक्वल टू 0, क्योंकि हमने माना है अल्फा बीटा रूट्स हैं भाई। अगर रूट्स हैं तो एफ अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एफ अल्फा 0 होगा, एफ बीटा भी 0 होगा, ये मान लिया, ठीक है। इसका मतलब 100% श्योर है अल्फा और बीटा के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ गया? 5x पावर 4 प्लस 4। 5x पावर 4 प्लस 4। अरे भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो 0 होने का कोई चांस ही नहीं है। बात समझ आ रही है? ये 0 होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं हो रहा है। मतलब 3 कंडीशन में कोई एक या एक से अधिक कंडीशन फेल होना चाहिए।
ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रूल्स के बिना भी होगा, लेकिन मैं रूल्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बिटवीन अल्फा एंड बीटा रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है। अब रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है तो तीन में से कोई एक कंडीशन या एक से अधिक कंडीशन फेल होगा। पहला कंडीशन, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, वो फेल होने कोई चांस नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा कंडीशन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, चांस ही नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तीसरा कंडीशन, एफ अल्फा एफ बीटा के इक्वल ना हो। हाँ, ये कंडीशन ट्रू होगा, हो सकता है, क्योंकि पहले दो तो फेल हो गए, तो दूसरे कंडीशन ये होना चाहिए, मतलब एफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू एफ बीटा, मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, मतलब इसके एक से अधिक रूट नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आई? Is this clear to everybody? तो कभी भी आपको रूट्स का अगर उसको चेक करना रहे तो आप रोल्स थ्योरम से सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एन डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स and value of x, then fx equal to 0 will have maximum n plus 1 real roots. ये पूरी कहानी का सार यही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर एफ डैश एक्स जीरो एन नंबर ऑफ टाइम, एन वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए है तो एन प्लस वन रियल रूट होगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो का, मतलब उसके मैक्सिमम एन प्लस वन रूट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन का एफ डैश एक्स, सपोज कर लीजिए एफ डैश एक्स जीरो फॉर एक्स इक्वल टू 2 3 5, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो विल हैव मैक्सिमम 4 रियल रूट्स। अगर कहीं ऑप्शन में 5 रियल रूट्स दिया है तो तुरंत रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इसके भाई रोल्स थ्योरम तो यही तो बोलता है। रोल्स थ्योरम, जब दो रूट बनते हैं, दो रूट के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, तो उस लॉजिक को अप्लाई करके हम इस कंडीशंस पे आ सकते हैं। I'm sure it's clear to everybody. तो ये पॉइंट को यूज करते हैं और इसको हम बता सकते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस होगा। दूसरा चीज, if we want the roots of, we want the roots of एफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स निकालने हैं, देन ट्राई टू एक्सप्रेस एफ एक्स एज डेरिवेटिव ऑफ समथिंग एंड देन अप्लाई रोल्स थ्योरम। ये लाइन आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, इसको मुझे क्वेश्चन से करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा ये लाइन। बस नोट कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन ट्राई आपको नहीं करना है, मैं ये करूंगा। इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, then prove that ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one real root
इन 0 to 1। वेट, क्वेश्चन के डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रूव करना है कि इसके बीच में एटलीस्ट इतने रूट्स हैं। कभी कभी यह कहा जाएगा कि प्रूव कीजिए कि इसके बीच, इस पॉइंट के बीच में एग्जैक्टली इतने रूट्स हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि प्रूव दैट, मतलब चेक कीजिए कि एटलीस्ट इतने रूट्स हैं या एग्जैक्टली इतने रूट्स हैं। ये दोनों चीजें का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। हमें यह प्रूव करना है कि 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन, मतलब ये इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रियल रूट होना चाहिए। प्लीज कंसंट्रेट एवरीबॉडी। 0 और 1 के बीच, नोट मत कीजिए, ये सब ओरल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों ने क्वालिटी में पहले ही पढ़ा भी हो ये सारे टाइप के क्वेश्चन। इस इक्वेशंस का हमें ये प्रूव करना है कि एटलीस्ट 1 रियल रूट है इस पॉइंट के बीच में। मतलब हमें यह प्रूव कर देना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बिकम 0 बिटवीन 0 एंड 1 एटलीस्ट वंस। तो हमने इसको मान लिया कि लेट f डैश x इक्वल टू दिस, क्योंकि रोल्स थ्योरम बोलता है, रोल्स थ्योरम के थ्रू आप f डैश x का इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको fx का इंफॉर्मेशन कभी मिलता ही नहीं है। तो जिसका रूट्स आपको एटलीस्ट चेक करना हो, याद रखिए उस फंक्शन को, उस इक्वेशन को आप डेरिवेटिव एज्यूम कीजिए, फंक्शन मत एज्यूम कीजिए। उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, डेरिवेटिव किसी के फंक्शन का हमने मान लिया कि लेट f डैश x इक्वल टू दिस। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि बिटवीन 0 एंड 1 एटलीस्ट वंस f डैश x is going to be 0, means there will be at least one value of c between 0 and 1 where f dash c will be 0। यही तो प्रूफ करना है हमें। बात समझ में आ रही है? ये प्रूफ करना है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप किसी फंक्शंस का रूट्स को एनालिसिस करें और अगर आपसे एटलीस्ट बोल रहा है कि इसके बीच में एटलीस्ट इतने पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम कितने होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बार तो ये 0 होना चाहिए, ये क्वांटिटी एक बार तो 0 होना चाहिए, तो इस क्वांटिटी को f डैश x एज्यूम कीजिए आप। हमने f डैश x ले लिया, चलो ठीक है भाई, f डैश x ले लिया तो क्या हमें fx मिलेगा? जरूर मिलेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, बेसिक इंटीग्रेशन है, आपको मालूम होगा। fx इस साइड इंटीग्रेशन fx हो जाएगा और इधर क्या होगा, ax स्क्वायर का इंटीग्रेशन ax क्यूब बाई 3। प्रिंटिंग बंद कर दो भैया, क्वेश्चन ऐसे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी बुक उठाओगे मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह जाएगा bx स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है cx हो जाएगा, और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट भी लिखना पड़ता है। ठीक, हमें किसके बीच में f डैश x 0 पुट करना है, 0 और 1 के बीच में। क्या ये 0 और 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है, इंक्लूडिंग 0 पॉलिनोमियल है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? क्या हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, d हो गया। क्या हम f ऑफ 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते, a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c प्लस d। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि f ऑफ 1 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6e प्लस 60 डिवाइडेड बाई 6। बट 2a प्लस 3b प्लस 6c, देखिए 0 दिया गया है, ये 0 है। जब ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 6 बाय बाय हो जाएगा और ये d आ जाएगा। मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 एंड f इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 1। तो 100% sure there will be a point C between 0 and 1 where f dash C will be 0। नहीं समझ आया भाई? वही इसका रिवर्स, इसे बोलते हैं रिवर्स मेथड। हमने रिवर्स जाके किया। जिस फंक्शन का आपको रूट्स पता करना है उसे f डैश x मानिए, वहां से आपको पास fx आएगा। फिर देखिए 0 और 1 के बीच में रोल्स थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि हमें तो चाहिए f डैश c 0 ना, तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन की ही बात करते हैं जनरली। अगर पॉलिनोमियल नहीं भी है, e पावर x आएगा, sin x रहेगा,
log x रहेगा, वो सारे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो लॉजिक वही अप्लाई करना है। आप अपनी लैंग्वेज में जो भी इस सॉल्यूशन को लिखना है लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप कर दीजिए, वैसे टाइम पास क्वेश्चन है। इफ 3a plus 4b plus 6c plus 12d equal to 0, then prove that ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 have at least one real root between 0 and 1। फट से कर दीजिए। फिनिश्ड। एफ डैश एक्स क्या लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि लीस्ट वैल्यू चेक कर रहा है, प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एफ एक्स आपका हो जाएगा ए एक्स क्यूब ए एक्स पावर 4/4 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई डी, सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एक्स प्लस सम ई ले लो। F0 हमारे पास E आ गया और F(1) आ जाएगा हमारे पास A/4 प्लस B/3 प्लस C/2 प्लस D। तो एलसीएम हो जाएगा 12 और यहां पे 3A प्लस 4B प्लस 6C प्लस 12D जो कि 0 है और प्लस E, ये भी E आ गया। मतलब ये दोनों रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन। बी क्लियर, फंक्शन ये है, इस फंक्शन पे रोज थ्योरम एप्लीकेबल है 0 और 1 के बीच में। मतलब देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी जहां पे एफ डैश एक्स विल बी 0। मींस कोई एक वैल्यू एक्स की ऐसी होगी जहां पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और वही उसका रूट्स हो गया। इज इट क्लियर? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर उठाइए, कहीं पर भी रोज थ्योरम उठाइए, ऐसे आपको कम से कम 10-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कंडीशंस दिए रहेंगे, प्रूव दैट एटलीस्ट वन रूल, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल इज देयर, कभी भी फेल नहीं होता है। एफ डैश एक्स को उसको एफ डैश एक्स एज्यूम कर लीजिए और उसके बाद से एफ एक्स फाइंड कर लीजिए और फिर फाइनली मैं और इस पे थोड़ा टिपिकल नहीं करा रहा हूं क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन आ जाता है, तो वो इंटीग्रेशन में देख लेंगे। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके बीच में 2-4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन की वजह से थोड़े हाथ मेरे रुक जाएंगे। तो अदरवाइज लॉजिक यही होता है, इसमें कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से आप इसको सिंपली बेसिक इस तरह से अप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। चलो भाई, अब बढ़ते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि कितने रूट्स हैं, ये आपसे पूछा जाए तो वो वहां पे कैसे पता करेंगे कि कितने रियल रूट्स होंगे। आपको ये देखना है कि कोई भी एक फंक्शन हो कितने रियल। हमारे पास अगर आप ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक रहता तो हमको कोई कष्ट नहीं है क्योंकि हमारे लिए इसके लिए तो बहुत सिंपल डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। डी निकालते हैं और डी अगर पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट होंगे डिफरेंट, डी 0 है तो 2 इक्वल रूट होंगे, डी लेस देन 0 तो नो रियल रूट होंगे। लेकिन अगर बड़ा इक्वेशन आए, मतलब डिग्री 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसा पता करना हो,
या फिर आपको सामने ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं जहां पे कोई अदर फंक्शन हो पॉलिनोमियल के अलावा, वहां पे आपको पता करना हो, तो क्या चीज करेंगे? थोड़ा बहुत ब्रेन अप्लाई करेंगे। पहला ब्रेन तो यह है कि भाई ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे वापस चला जाएगा या माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे वापस चला जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं आपको, फिर थोड़ा समझ में आएगा। जैसे सपोज किया जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंसंट्रेट, लेट मी सॉल्व इट। मुझे सॉल्व करने दीजिए, आप लोग चुपचाप देखिए। हमें फर्क नहीं पड़ता ये क्यूब है कि पावर 5 है कि पावर 4। मैं क्यूब ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। 5 रहेगा तब भी होगा क्वेश्चन, उसमें कोई कष्ट नहीं। इसका हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है कि कितने रियल रूट्स होंगे इस फंक्शन के। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन रूट्स हैं, हमें नहीं मालूम कौन कौन रूट्स होंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है। बट नंबर ऑफ रियल रूट्स आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, एक बात तो श्योर है कि एटलीस्ट वन रियल रूट तो है ही, क्योंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। अब क्या करता हूं, मैं इसको fx ले लिया। अब देखिए यहां पे मैं इसको f' नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है। तो जब नंबर ऑफ रियल रूट्स बोल रहा है तो इसी को आपको फंक्शन लेना पड़ेगा। इसे फंक्शन ले लिया और f' निकाल दिया। ध्यान दीजिए जरा प्लीज, स्टॉप राइटिंग। माइनस 12x प्लस 15, 3 कॉमन, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और इसका फैक्टर हो जाएगा मेरे ख्याल से 3x माइनस कितना होगा, x माइनस 1, नो चीजिए 16 माइनस 20। अयो फैक्टर तो होगा ही नहीं। ये डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है, निगेटिव है। सही कर रहा हूं ना मैं, 16 माइनस 20 डी निगेटिव है इसका, तो ये तो फैक्टर होगा ही। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, डी निगेटिव ए पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। ओहो, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, चुन्नू मुन्नू। f' ग्रेटर देन 0 मतलब f' 0 है ही नहीं, मतलब f' 0 हाउ मेनी टाइम, 0 टाइम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 0 प्लस 1 मींस 1 होंगे, और ये एग्जैक्टली तो ये नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 1 ओनली, नॉट मोर देन 1। अरे कुछ बात पल्ले पड़ी भाई। चलिए, मेरा क्वेश्चन मैंने जहां से कॉपी किया, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, ये तो फुस से निकल गया। कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, कोई ना कोई तो अच्छा क्वेश्चन निकलेगा। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। माइनस 21x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 इक्वल टू 0। आप कोशिश कीजिए। चलिए मैं भी कोशिश करता हूं। आइए देखिए, टाइम नहीं है, ध्यान दीजिए। इसको मैंने पहले fx मान लिया, ये क्यूबिक है तो एटलीस्ट वन रियल रूट तो है ही। f' पता करते हैं, वो हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 18। तो यहां से f' हो जाएगा 6 कॉमन होगा मेरे ख्याल से, हाँ 6। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 3 2 जा 6, तो 6 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3।
सो ये बन जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3. एम आई राइट? 2 बार 0 हो रहा है. प्लीज कंसंट्रेट. और भी चीजें इसमें समझने वाली चीजें. 2 बार 0 होगा. 2 बार 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसके 3 रियल रूट होंगे. 2 बार 0 होने का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी व्हाट? 3. मैक्सिमम. और मिनिमम तो 1 होगा ही होगा. तो मैक्सिमम रियल रूट हमारे पास 3 हो सकते हैं यहां पे. अब होंगे कि नहीं वो चेक करना है. ये 0 किस पे हो रहा है? x इक्वल टू 1/2 पे और 3 पे. प्लीज लुक इट हियर. ये जो फंक्शन है आपका, इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? इसका ग्राफ माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा. क्यों इंफिनिटी से स्टार्ट नहीं होगा? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री इज पॉजिटिव. इसका ग्राफ माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है. और ये अगर इसका आप नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो ये 1/2 हो गया और ये 3 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव. मतलब ये है 1/2 पे ये मैक्सिमा हो जा रहा है. 1/2 पे मैक्सिमा, ध्यान दीजिएगा. और 3 पे मिनिमा. तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये ऐसे ऐसे हो सकता है नहीं. ये एक्स एक्सिस है, तब तो एक ही रूट रहेगा. अगर ये मैक्सिमा पहुंच गया ऊपर, ये मैक्सिमा अगर पहुंच गया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो चांसेस बनते 3. अगर ऐसे हो गया, लेकिन फिर मिनिमा, अगर ये मैक्सिमा ऊपर पहुंचा तो मिनिमा फिर भी नीचे होना चाहिए, तब ये 3 रूट हो गए. लेकिन अरे ये कंप्यूटर वाले दुखी कर देते हैं मेरे को ऐसे. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमा तो ऊपर पहुंच गया बट साथ साथ मिनिमा को भी ले गया ऊपर ही, तब फिर एक ही रूट रहेगा. मतलब हमें ये चाहिए. और ये कैसे पता चलेगा? अरे f(1/2) और f(3) अगर दोनों अपोजिट साइन है तो 3 रियल रूट है. अगर दोनों अपोजिट साइन नहीं है, दोनों सेम साइन है, तो एक ही रूट है. कुछ बात समझ आई? अगर दोनों अपोजिट साइन है तो फिर ये 3 रियल रूट होगा, और अगर दोनों एक ही साइन है तो फिर एक ही, वो मतलब एक ही रियल रूट बचेगा. ये एनालिसिस आपको करना होता है. इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें पता चलती है कि पहला रूट देखिए यहां आएगा. वो पूछ सकते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स गामा. हो सकता है कि आप अल्फा बीटा गामा नहीं निकाल सकते, लेकिन वो ये पूछ सकते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा. वो तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि हमें आइडिया दे रहा है कि रूट्स किसके बीच में लाई करेगा, किस पॉइंट के बीच में. तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं ना. All of you able to visualize? कभी कभी क्या होगा, यहां पे 20 की बजाय k दे देंगे, ऐसे k. Find out the condition on k such that it's have 3 real roots. ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस पोर्शन को ले लीजिए सिर्फ, और इस पोर्शन के ग्राफ से मैक्सिमा चेक कीजिए. वो k के टर्म में आएगा और वो कंडीशन लगा दीजिए. ये भी k के टर्म में है वैल्यू और ये भी k के टर्म में है वैल्यू, और दोनों की वैल्यू का, दोनों का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए. तो हम कहेंगे इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए. भाई अगर यहां 20 की बजाय k रहे, 20 की बजाय k रहे, तब भी f' पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर आपको 3 रियल रूट चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि f ऑफ k, जैसे f ऑफ 1/2 इंटू f ऑफ 3 मस्ट बी लेस देन 0. मस्ट बी लेस देन 0, अपोजिट साइन है ना. एंड f ऑफ 1/2 k के टर्म में आएगा, f ऑफ 3 भी k के टर्म में आएगा. दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, k की इनइक्वलिटी आ जाएगी आपके पास. k का एक रेंज आ जाएगा जहां से आप बता सकते हैं कि k का रेंज क्या होगा. वहीं पे ये भी पूछ सकते हैं कि k की वो वैल्यू बताओ जिसमें कि एग्जैक्टली ओनली 1 रियल रूट शुड बी देयर. तो आराम से तब भी बता सकते हैं कि f ऑफ 1/2 एंड f ऑफ 3 दोनों का साइन सेम होना चाहिए. तो फिर जो है एक ही रियल रूट होगा. आई डोंट नो, पर कुछ समझ में आया सब लोग को?
बहुत सिंपल होता है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी क्रिएट प्रॉब्लम। चलिए, तो अब तो टाइम नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा आप एनालाइज करके रखिएगा। फर्स्ट वन भेज दीजिएगा मेरे को। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 3x⁴ माइनस 8x क्यूब, 3x⁴ माइनस 8x क्यूब माइनस 6x² प्लस 24x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, x⁴ माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स। थर्ड क्वेश्चन भी नीट कीजिए, थोड़ा जो मैं आपको समझा रहा था उसी पे बेस क्वेश्चन। कहां गया? If alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus 3x plus 1 equal to 0, then find the value of fractional part of alpha plus fractional part of beta plus fractional part of gamma। ये फ्रैक्शनल पार्ट है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन जरा प्लीज सॉल्व करके आप लोग भेज दीजिएगा, राइट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्री प्रॉब्लम, हाँ मैक्सिमम मिनिमम पे। तो आई थिंक रेट मेजरमेंट ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम क्वेश्चंस वी नीड टू डू, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक और क्लास ले लेते हैं, एक क्लास करने के बाद ही जो है फिर मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। सो वन मोर लेक्चर विल आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस आल्सो एंड सम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, रेट मेजरमेंट एंड एरर पे क्वेश्चंस कल कर लेंगे।